प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो आपकी आगामी परीक्षा RO ARO की होती है, जिसको UPPSC कराता है, उसके लिए साथियों जो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के जो PYQ हैं उनको देखेंगे और जितने भी अब तक PYQ हुए हैं उन सभी को देखेंगे। आज साथियों 2021 में जो प्री की परीक्षा हुई थी RO ARO की, उसमें जो इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो साथियों आप इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपको सभी जो PYQ है साथियों वो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। स्टार्ट करते हैं साथियों। और इसके अलावा जितने भी प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसकी भी जानकारी मैं आपके लिए इसी वीडियो में कराऊंगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें 2021 में जो प्री की परीक्षा हुई थी उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था साथियों, यानी कि मोनोक्लाइमैक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो साथियों इसका प्रतिपादन किया था आपका यानी कि F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा। इसमें कुछ नोट के रूप में दिया गया है, उसको देखते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमैक्स समुदाय या फिर क्लाइमैक्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब समुदायों के अनुक्रमण सक्सेशन की अवस्था को सेरे कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। ये 1980 में लाया गया था। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में लाया गया था। वहीं वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम ये 1981 में लाया गया था। और साथियों जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में लाया गया था। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है साथियों। ऐसे प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं, यानी कि मैचिंग के लिए दिए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, नदी का जल प्रदूषण माना जाता है, यानी कि ये क्यों कब प्रदूषण माना जाता है साथियों, यानी कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से ये पता लगाया जा सकता है कि जल कितना प्रदूषित है। वहीं साथियों इसमें नोट करके एक बात लिखी गई है कि BOD जैविक ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है साथियों, यानी कि सबसे अधिक साथियों जो पारितंत्र उत्पादक के क्रम में कौन सा है। मैंग्रोव के वन है साथियों, उसके बाद घास के मैदान होते हैं, उसके बाद साथियों झील होती है, और सबसे कम साथियों सागर। सबसे अधिक मैंग्रोव वनों में, उसके बाद घास के मैदानों में उत्पादकता होती है, उसके बाद झीलों में, उसके बाद साथियों सागरों में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। तो साथियों ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है धूपगढ़ चोटी। अगर बात करें सतपुड़ा का जो विस्तार है साथियों वो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पश्चिमी सीमा क्षेत्र में तक है साथियों। कहाँ तक है? पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पश्चिमी सीमा तक इसका विस्तार है। आगे देखते हैं, यानी कि इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बन सकते हैं। जैसे कि जो धूपगढ़ चोटी है वो सबसे जो धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी है महादेव पर्वत की। किसकी? महादेव पर्वत है साथियों, ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों, एक मंडला और बालाघाट में स्थित है। वहीं जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। वहीं जो माधव राष्ट्रीय उद्यान ये MP के शिवपुरी जिले में है, यानी कि जो बांधव है वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है, वहीं जो माधव है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। आगे देखते हैं अगला सवाल जो पूछा गया था, यानी कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं साथियों। ये 4 हैं। एक तो पश्चिमी घाट है आपका, एक इंडो बर्मा क्षेत्र है, एक हिमालयी क्षेत्र है, और एक साथियों सुंडालैंड यानी कि निकोबार द्वीप समूह है। अब साथियों जो आपकी RO की परीक्षा 2017 में हुई थी प्री की, उसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, अगर बात करूं इंतांकी की साथियों, इंतांकी राष्ट्रीय उद्यान ये नागालैंड में है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है, और गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। ये आपको याद रखना है, ये सभी लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि
पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है साथियों? ये जैव मंडल है। जो जैव मंडल है वो 3 घटकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक है साथियों जैविक, एक अजैविक और एक साथियों ऊर्जा। इन तीनों के द्वारा ये जो जैव मंडल है इसका निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं साथियों आगे जो प्रश्न पूछा गया था इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूं तो साथियों इसमें जो स्टेटमेंट के रूप में ये प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि स्वपोषी यानी कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है साथियों। अगला प्रश्न जैसे कि चौथा प्रश्न है, ये कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की माप एक पोषण से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात साथियों घटती है। जब साथियों एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो साथियों माप होती है वो क्या होता है, एक स्तर से जब दूसरे स्तर में जाती है तो वो घटती है, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं इस स्थानांतरण में साथियों ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा में कमी आती है। और इसको साथियों रेमंड लिंडमैन ने इस नियम को दिया था 10% के नियम को। प्रत्येक स्तर में जाने पर 10% की जो ऊर्जा होती है उसमें कमी आती है। आगे देखते हैं साथियों अगला प्रश्न जो आपको पूछा गया था, ये है साथियों कि किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। वहीं नोट करके एक सवाल पूछा गया है साथियों, लिखा गया है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। वहीं ये वन पादप तथा प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। अब साथियों 2016 में जो प्री की परीक्षा हुई थी RO की, जो री एग्ज़ाम के रूप में जानी जाती है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे एनवायरनमेंट के उनको देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का औसनिक नेशनल पार्क कहाँ है साथियों? तो ये कच्छ गुजरात में है, इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं बात करते हैं सुंदरवन की, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भारत भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान बांध संरक्षित बायोस्फीयर के रूप में जाना जाता है सुंदरवन। वहीं आगे देखते हैं साथियों चिल्का झील की बात करते हैं। अगर चिल्का झील की बात करूं तो भारत की सबसे बड़ी झील है साथियों, ये लेगून झील है और ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है, इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं बात करते हैं साथियों दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है साथियों? सूर्य है। यानी कि जिस जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत ये सूर्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है ये सौर ऊर्जा होती है। वहीं सौर ऊर्जा के कारण ही जैव समुदाय विकास कर पाते हैं। अब आगे जो चौथा प्रश्न पूछा गया था वो था रामसर सम्मेलन संबंधित साथियों आर्द्रभूमि संरक्षण से। आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित क्या है? रामसर सम्मेलन है। वहीं ये एक अंतर सरकारी संधि है और 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और साथियों इसमें जो भारत है इंडिया 1942 में शामिल हुआ था। और जो आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वहीं 2021 की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी साथियों आर्द्रभूमि और जल, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके लिए, यानी कि प्रश्न था राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना 2010 में की गई थी, इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। वही अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये देहरादून में स्थित है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं इसका जो पूर्व नाम था साथियों इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूर्व नाम था। अब 2016 में जो RO की परीक्षा हुई थी प्री की, उसके प्रश्न देखते हैं साथियों। इसमें पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न साथियों लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर जिम कॉर्बेट की बात करूं तो ये साथियों उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, ये MP में है साथियों, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। वहीं काजीरंगा ये साथियों असम में है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। वहीं साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी साथियों ये कहाँ पर है? शांत घाटी ये केरल में है, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। अब देखते हैं साथियों आगे जो प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई है साथियों, ये भूमंडलीय हेक्टेयर इसकी इकाई है। वहीं एक नोट के रूप में लिखा गया है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं।
अब साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में स्थित जो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और महाराष्ट्र में गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रश्न को पूछा गया था। आगे देखते हैं साथियों, चौथा प्रश्न पूछा गया था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये साथियों सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट जाती ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात करते हैं, तो ओडिशा में ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है साथियों ये। और जो इसमें बी स्टेटमेंट था, यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सी है साथियों इसका स्टेटमेंट, भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क में खारे पानी के मगरमच्छ तथा ओलिव रिडले कछुआ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, तो ये कंचनजंगा और साथियों खंगचेंगजोगा राष्ट्रीय उद्यान था। वहीं बिहार के नालंदा बिहार और चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है, ये साथियों 42 हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। वहीं बात करते हैं साथियों 2014 में जो आरओ की परीक्षा हुई थी, उसमें जो प्री की परीक्षा में एनवायरनमेंट से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जैव निम्नीकरण है, ये साथियों प्राकृतिक रबर है। वहीं दूसरा प्रश्न था कि कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था, नोट के रूप में कुछ इसमें बात कही गई है, जैसे कि ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। सामान्यतः 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, कुछ बात इसमें लिखी गई है महत्वपूर्ण के रूप में, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वहीं श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो साथियों ये नाइट्रोजन गैस है जो कि 78.07% पाई जाती है। वहीं उसके बाद साथियों ऑक्सीजन गैस जो कि 29.93% पाई जाती है प्रतिशत। वहीं आर्गन गैस 0.93%, वहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है साथियों, किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, तो साथियों लकड़ी काटने से पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है, जबकि वन रोपण से, सामाजिक वानिकीकरण से आदि पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पांचवा प्रश्न, पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है साथियों, ये जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है, पारिस्थितिकी। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं साथियों पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय अर्नेस्ट हैकल को जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, छठवां प्रश्न, कि मृदा क्षरण को रोकता है साथियों, वन रोपण करने से मृदा क्षरण रुकती है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ जिले की सीमा किस जिले की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये साथियों हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव की सीमा को लखनऊ जिले की सीमा स्पर्श करती है। वहीं जबकि बलिया इसको स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी झील विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो साथियों ये क्रोएशिया की प्लिट्विक्स झील इसमें शामिल है। इसको 1979 में शामिल किया गया था। वही साथियों नौवां प्रश्न पूछा गया था, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, ये साथियों सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहीं इसमें नोट करके कुछ बात कही गई है, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 दिया गया था। वहीं यह एक गैर बाध्यकारी योजना है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब साथियों 2013 में आरओ की परीक्षा में प्री में जो प्रश्न पूछे गए थे एनवायरनमेंट की, अब उनको देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, साथियों नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब इसमें नोट करके कुछ बात लिखी गई है, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होता है,
इनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रकाशित हो जाता है, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि ये कह रहा है साथियों, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है और इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आगे साथियों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन साथियों सबसे अधिक होता है, यानी कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वही साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था, वायु यानी कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है साथियों? ये वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है साथियों? ये वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैवमंडल भंडार, ये पारिस्थितिकी को साथियों संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? 1986 में। वहीं 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण देश में यह लागू हो गया था। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद में लाया गया था, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, कौन सा सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है साथियों? यह आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 आदि साथियों। वहीं नोट करके इसमें एक बात लिखी गई है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। छठवां प्रश्न है साथियों, किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है? तो साथियों ये धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। और साथियों जबकि गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरण से साथियों नहीं है, ये स्टेटमेंट के रूप में इस प्रश्न को पूछा गया था। वहीं साथियों 2010 में जो प्री की परीक्षा हुई थी री एग्जाम के रूप में, उसमें जो इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछे गए थे अब उनको देखते हैं। जैसे इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है साथियों? इकोसिस्टम। ये साथियों महासागर है। महासागर या फिर सामुद्रिक क्षेत्र का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सर्वाधिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का एंटार्कटिक और समुद्री अध्ययन केंद्र अवस्थित है। भारत का एंटार्कटिक और समुद्री अध्ययन केंद्र अवस्थित है ये गोवा में। वही 25 मई 1989 को प्रेमचंद पांडे ने साथियों इसकी स्थापना की थी। वहीं साथियों यह भूगर्भ विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारत का अंटार्कटिक शोध संस्थान ये मैत्री है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होगा साथियों, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण ये घटित होगा। साथियों मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण भी ये घटित होता है हरित गृह प्रभाव। वहीं बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि एक क्षेत्र के प्रारोहण में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को अनुक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोट करके एक बात लिखी गई है साथियों, इसको देखते हैं कि वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले के जीवों के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं व नया समुदाय स्थापित हो जाते हैं, इसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। वही अनुक्रमण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी चरम समुदाय स्थापित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 2010 में जो आरओ की परीक्षा हुई थी प्री की, उसमें जो एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। सभी प्रश्न साथियों ये PYQ हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो साथियों ये लाइकेन होता है। अब इसके जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में साथियों लाइकेन सहायक होता है। वही थैलोफाइट वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर के बनती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। वहीं इसमें दूसरा जो प्रश्न था वो पूछा गया था कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्न में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? ये प्रश्न पूछा गया था। वहीं साथियों इसमें बात करें लोगों के आवागमन के संबंध में, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी ये ज़रूरी हो चुका है। वहीं साथियों लोगों के संवेदनशीलता के रूप में भी इसने एक क्रांति ला दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था कि कौन सा ईंधन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है साथियों? यानी कि हाइड्रोजन। कौन सा ईंधन न्यूनतम साथियों सबसे कम, कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये हाइड्रोजन गैस है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आगे देखते हैं। आगे साथियों जो 2021 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी आरओ की, उसमें जो एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे गए थे अब उनको देखते हैं। प्री के प्रश्न में करा चुका हूं, अब आगे देखेंगे साथियों मेंस के प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा टाइगर रिजर्व
बांध अभ्यारण्य तो साथियों ये एमपी में स्थित है, ये बांधवगढ़ है साथियों। और कान्हा और संजय डोगरी ये सभी एमपी में ये टाइगर रिजर्व अवस्थित है। वहीं साथियों जबकि अमानगढ़ बांध अभ्यारण्य ये यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग है। ये पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र साथियों, अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी क्या है साथियों, ये भाग हैं पारिस्थितिक तंत्र के, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं ये, इनको आप याद रखना। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। आगे बात करते हैं, नोट के रूप में एक बात लिखी गई है कि सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि कौन सा जैव डीजल पौधा है साथियों, ये जेट्रोपा और रतनजोत, ये जैव डीजल पौधा है, से जेट्रोपा और रतनजोत के द्वारा जैव डीजल बनाया जाता है। वहीं बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल, अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। वहीं इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, नोट के रूप में देखते हैं साथियों क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार नेशनल बायोडीजल मिशन NBM शुरू किया। इसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था उसको देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल अब संदर्भ है साथियों, इसकी बात करते हैं, यानी कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में ये है साथियों कौन कौन से। नंबर 1 है साथियों यूपी के गोंडा जिले में स्थित है। वहीं यह ये पक्षी अभ्यारण्य है, 722 हेक्टेयर में विस्तृत। फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया। वर्तमान में यूपी में साथियों 10 रामसर साइट हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न पूछा गया था 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, ये पांडिचेरी में की गई थी। वहीं साथियों अगला प्रश्न और पूछा गया था डावसन इकाई से क्या मापा जाता है, ये ओजोन सांद्रता मापी जाती है। वहीं पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये नाइट्रेट यानी कि NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ बात लिखी गई है इसमें महत्वपूर्ण कि लेकिन कुछ मात्रा नाइट्राइट NO2 तथा अमोनिया NH4 के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से साथियों पौधों की वृद्धि रुक जाती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान साथियों ये कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी ये 1992 में आया था। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में आया था, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2022 में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, ये साथियों हैदराबाद में किया गया था। वहीं 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। इसमें 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी आयु 3-3 मिलियन यानी कि 5-5 मिलियन वर्ष है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों यूटी में उनके भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है साथियों, ये 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। नोट करके बात लिखी गई है कि 24.62% भाग वन आच्छादित इंडिया का कितना है, 24.62%। वहीं राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं साथियों, जो RO की परीक्षा हुई थी मेंस की 2016 की, उसमें परीक्षा हुई थी, उसमें एनवायरनमेंट से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। पहला प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब साथियों, जो RO की परीक्षा मेंस की 2017 की हुई थी, उसमें जो एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे गए थे, अब उनको देखेंगे। इसमें साथियों पहला प्रश्न पूछा गया था, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है, ये उत्पादक करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा भोजन पदार्थ बनाते हैं। वहीं अपनी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थ ग्रहण करते हैं।
एवं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? तो साथियों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। वहीं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है साथियों, यह रेफ्रिजरेटर से निकलती है और यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कठिन, जो साथियों केवल क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ये जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ बात कही गई है महत्वपूर्ण, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है साथियों। अगला सवाल पूछा गया था, कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ये विकल्प के रूप में पूछा गया था, कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो साथियों ये ओजोन गैस नहीं होती है, ये हरित गृह गैस नहीं होती है। वहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन CH4, ओजोन O3 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सभी होती है साथियों हरित गृह गैस होती हैं और ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं पांचवा जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से साथियों कौन क्या है साथियों? ये प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये 1991-92 में शुरू किया गया था। मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या को रोकने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है साथियों, और केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर, ये बात इसमें गलत लिखी गई थी, सभी हाथियों के लिए इसको लाया गया था। अगली बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की साथियों। इसमें एक बात और लिखी गई है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एशियाई जंगली हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ में मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब साथियों 2014 में जो RO की परीक्षा हुई थी मेंस की, उसमें जो एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? ये नई दिल्ली में है साथियों और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है? तो ये साथियों ये किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। वहीं अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 में और चेन्नई में। वहीं इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चौथा प्रश्न था साथियों कि कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो साथियों ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इसको ही दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अब CO के बारे में बात करते हैं। हवा से भारी होता है साथियों, होती है, और ये पानी में अघुलनशील होती है और गंध या व स्वादहीन एवं रंगहीन गैस होती है। मानव के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती है और सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग इसका होता है साथियों। आगे बात करते हैं। और साथियों जो वाहनों से गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। सिगरेट से भी साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब बात करते हैं अगला जो चर्चा की गई है, यानी कि इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि श्वास के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है, जिसके बाद मानव की मृत्यु हो जाती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला सवाल पूछा गया था, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो एजोला, ठंडे पानी में उगने वाला एक पौधा होता है। अब इसका प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक होती है। एनाबिना एजोला नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। छठवां सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से आती है साथियों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन की क्रिया है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा CO2 का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो साथियों ये लाल होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ये लाल होता है और सबसे कम साथियों बैंगनी रंग होता है। यानी कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों विवग्योर में संपन्न होती है। पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है।
अगला सवाल देखते हैं, 2013 में जो RO की परीक्षा मेंस की हुई थी उसका जो एनवायरनमेंट के उसमें प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं साथियों। इसमें पूछा गया था पहला प्रश्न कि यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय विधि है साथियों, ये मन्नार की खाड़ी है। 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और 1989 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा इसको प्रदान किया गया था। वहीं साथियों नीलगिरी की बात करूं तो ये 5,520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और इसको साथियों 1986 में स्थापित किया गया था, आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। वहीं नंदा देवी साथी ये 5,860.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और साथ ही इसको दर्जा 1988 में दिया गया था। वहीं सुंदरवन की बात करूं तो 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 1989 में इसको दर्जा प्रदान किया गया था। नंदा देवी को 1988 में, नीलगिरी को 1986 में और मन्नार की खाड़ी को 1989 में। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला सवाल जो पूछा गया था, दूसरा सवाल पूछा गया था साथियों कि कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है साथियों, ये बालपराई, ये तमिलनाडु में है, इसको आप याद रखेंगे। अब 2010 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी RO की, उसमें जो री एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसमें जो एनवायरनमेंट के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र है साथियों, ये बबूल, नीम और पीपल। वहीं यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है, एक दिन में 8 लीटर पानी सूखता है साथियों, इसलिए इसको पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है, पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है यूकेलिप्टस को। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है साथियों। ओजोन गैस होती है वो जैविक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था उसको देखते हैं, यानी कि भारत का सबसे बड़ा चीता आवास साथियों ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। वहीं भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या साथियों 18 है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। वहीं देखते हैं कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं साथियों, जो भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। कौन कौन से हैं इनको आप याद रख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला है नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, वहीं सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है, वहीं नंदा देवी साथियों उत्तराखंड में है, वहीं पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है, वहीं नौकरेक ये साथियों मेघालय में है, वहीं सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, वहीं अचानकमार साथियों अचानकमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है। वहीं बात करते हैं साथियों यानी कि ग्रेट निकोबार और ये अंडमान निकोबार में है, वहीं अगस्तमलाई ये केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। वहीं बात करते हैं कंचनजंगा की, ये सिक्किम में है, वहीं पन्ना जो MP में है साथियों और 2020 में शामिल लेटेस्ट यूनेस्को है साथियों, यूनेस्को में शामिल किया गया था 2020 में, लेटेस्ट वाला है। वहीं असम की बात करूँ ये मानस में है, यानी कि मानस साथियों असम में है और डिब्रू सैखोवा साथियों असम में है। वहीं देहांग दिबांग साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं कच्छ ये गुजरात में है और वहीं साथियों कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है और शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में है। ये सभी साथियों क्या है, ये भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या है। और साथियों यूनेस्को में शामिल कितने हैं, 12 हैं। और लेटेस्ट में कौन सा है साथियों, ये पन्ना है जो मध्य प्रदेश में है, इसको 2020 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, पांचवा प्रश्न कि संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया था, ये दिसंबर 2002 में इसको पारित किया गया था। अब साथियों 2010 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी RO की, उसमें जो एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं साथियों, ये 4 हैं। एक सुडालैंड और निकोबार है साथियों, एक पूर्वी हिमालय है, एक पश्चिमी घाट है साथियों, एक म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं कुछ हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण, जैसे कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में दिया गया था। जैव विविधता हॉट स्पॉट साथियों जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन उनके अस्तित्व पर निरंतर खतरा संकट बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है साथियों, परिवहन साथियों क्या है, परिवहन है। जहाँ अधिक परिवहन होगा वहाँ पर वायु प्रदूषण सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित है साथियों। 30 जून 2008 को इसको शुरू किया गया था नई दिल्ली से। वहीं इसमें कौन कौन से शामिल हैं, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन, वहीं ऊर्जा दक्षता के लिए मिशन, वहीं सुस्थिर निवास का राष्ट्रीय मिशन, वहीं राष्ट्रीय जल मिशन, वहीं हरित भारत मिशन, वहीं साथियों संधारणीय कृषि मिशन, वहीं हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र मिशन और वहीं साथियों
इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर मिशन। अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। चौथा सवाल पूछा गया था कि 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था। साथियों ये ला नीना। साथियों अब जो मैंने आर की परीक्षा में एनवायरनमेंट से जितने भी PYQ पूछे गए थे उनकी चर्चा साथियों इस वीडियो में की है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथियों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलता हूँ साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।